नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डर और रहस्य से भरी हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम लाते हैं वो सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां जो आपकी रूह तक को झकझोर देंगी। वो किस्से जो सिर्फ डर नहीं देते बल्कि आपके भीतर कहीं छिपे खौफ को जगा देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे राजमार्ग की है जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ ट्रकों की गड़गड़ाहट नहीं बल्कि अदृश्य साए भी चलायमान होते हैं। नाम है भूतिया राजमार्ग, ट्रक ड्राइवर की आखिरी यात्रा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली बार जब कोई आत्मा कहानी कहे तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बिना देर किए आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 2 बजे थे। चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। ठंडी हवा की सरसराहट हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। वीरान सड़क पर एक पुराना ट्रक दौड़ रहा था। उसकी आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई अज्ञात शक्ति चीख रही हो। इस ट्रक का ड्राइवर था सूरज। लेकिन सूरज कोई आम इंसान नहीं था। उसकी लाल आंखें, घनी दाढ़ी और चेहरे की कठोरता देखकर कोई भी कह सकता था कि ये इंसान मौत से नजरें मिला चुका है। कहा जाता है कि सूरज ने कई बार मौत को चकमा दिया था, पर आज की रात मौत ने खुद उसके साथ सफर करना चुना था। जो ट्रक वो चला रहा था वो भी कोई आम ट्रक नहीं था। इंजन की गड़गड़ाहट किसी भूखे राक्षस की दहाड़ जैसी लगती थी और उसका ढांचा जंग और खून जैसे दागों से सना हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो वो ट्रक शापित था। जो भी उसे चलाता वो या तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता या फिर उसकी मौत इतनी खौफनाक होती कि कोई उसकी लाश को भी पहचान नहीं पाता। लेकिन सूरज को कोई डर नहीं था, या शायद वो जानता था कि अब उसकी मंजिल सिर्फ एक है, मौत। रात के 11 बज चुके थे। सूरज अब काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। पलकें बोझिल हो रही थीं और बदन सुन्न सा लगने लगा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। बस ट्रक की हेडलाइट्स वीराने को चीरती चली जा रही थीं। सूरज ने बुदबुदाया, काश इस सुनसान रास्ते में कहीं एक चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक थोड़ी दूरी पर उसे सड़क किनारे हल्की सी रोशनी चमकती नजर आई। टिमटिमाती सी, जैसे कोई पुराना बल्ब लटक रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, लगता है कोई ढाबा या होटल होगा। फौरन ट्रक को मोड़ा और उस रोशनी की ओर ले गया। वहां एक छोटा सा ढाबा था, टीन की चादरों से बनी झोपड़ी नुमा जगह, जिसके बाहर एक धुंधली पीली बत्ती जल रही थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी स्टोव पर चाय उबाल रहा था। सूरज जैसे ही ट्रक से उतरा, वो बूढ़ा आदमी तुरंत भागकर उसके पास आया। उसके चेहरे पर अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे वो सूरज को पहले से जानता हो। आइए बाबूजी आइए, क्या लेंगे? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। सूरज बोला, बाबा एक चाय बना दो। बूढ़ा मुस्कराया और धीरे से बोला, आइए आप अंदर बैठिए, मैं अभी लाता हूं। इतना कहकर वो अंदर भाग गया। सूरज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ढाबे में कोई और ग्राहक नहीं था। एकदम सन्नाटा, सिर्फ सूरज, और अब वो बूढ़ा भी अंदर जा चुका था। सूरज ज्यादा कुछ सोचे बिना एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर समय लिखा था 11:17। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यही वो वक्त था जब उस रात की भयानक शुरुआत हो चुकी थी। सूरज फोन में खोया हुआ था। अचानक उस ढाबे वाले बूढ़े की आवाज आई, बाबूजी, कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है? सूरज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी उंगलियां अब भी मोबाइल स्क्रीन पर घूम रही थीं, लेकिन वो बूढ़ा चुप नहीं हुआ। आजकल तो ट्रक वाले दिन रात चलते हैं, पर कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनसे लौटना मुश्किल होता है ना बाबूजी? उसकी आवाज में कुछ अजीब था, एक खिंचाव, एक छुपी हुई बेचैनी। सूरज अब थोड़ा चिढ़ गया। उसने सिर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, अरे बाबा, चाय बनाने पर ध्यान दो ना। आपको क्या मतलब किसी से? काम से मतलब रखो। बूढ़ा एक पल को चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अब कुछ और ही कह रही थी। जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो, कुछ भयानक। सूरज फिर से फोन में झुक गया। तभी ट्रिंग 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 ट्रिंग, उसका फोन बजा।
स्क्रीन पर नाम था मैनेजर। सूरज ने फोन उठाया। हाँ सर, बोलिए। मैनेजर की आवाज आई। कहां तक पहुंचे? याद है ना, ट्रक को सुबह तक पहुंचाना है। सूरज बोला, आप चिंता मत कीजिए सर, सुबह तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसी वक्त वो बूढ़ा भी अंदर से बाहर आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था, जिसमें से भाप नहीं बल्कि एक अजीब सी गंध निकल रही थी। लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म चाय। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही बेचैनी थी, या शायद किसी और दुनिया की परछाई। सूरज ने चाय हाथ में ली, पर जैसे ही प्याले को छुआ, उसकी उंगलियों में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी बर्फ की चीज को छू लिया हो। सूरज ने चाय का पहला घूंट लिया और हैरान रह गया। अरे वाह बाबा, चाय तो कमाल की है। इतनी बढ़िया चाय तो मैंने सालों में नहीं पी। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ छुपा रही थीं। सूरज ने चाय धीरे धीरे खत्म की। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और बाबा की ओर बढ़ाए। लो बाबा, चाय के पैसे। बाबा ने पैसे नहीं लिए। रहने दीजिए बाबूजी, आप हमारे मेहमान हो। इस रास्ते पर आजकल कम ही आते हैं लोग। सूरज ने चौंक कर उसकी बात काटी। कम आते हैं? क्यों? बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जो आते हैं अक्सर लौटते नहीं। सूरज को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बात को हंसी में टालते हुए कहा, बाबा, डराओ मत, वैसे भी आधी रात में ट्रक चला रहा हूं। बाबा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। वो ठंडी, खोखली और अजीब सी थी। सूरज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पूछा, और बाबा, आज ग्राहक कोई दिख नहीं रहा। होटल में तो पूरा सन्नाटा है। बाबा धीरे से बोले, आजकल कौन आता है इधर? जो आता है वो रुकता नहीं, और जो रुकता है वो चुप हो गया। सूरज ने सिर घुमाकर देखा। होटल अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। दीवारें पुरानी, काली और सीलन से भरी। छत की टीन चादरें टपक रही थीं, और बिजली का बल्ब अब धीमे धीमे झिलमिला रहा था। सूरज को पहली बार महसूस हुआ, ये जगह जितनी सामान्य दिखती है उतनी है नहीं। बाबा, आप कब से चला रहे हैं ये होटल? सूरज ने हल्के अंदाज में पूछा। बाबा ने झुककर चाय की खाली प्याली उठाई और धीमे से बोला, बहुत साल हो गए बाबूजी, बहुत साल। कभी कभी तो लगता है मैं भी अब इस सड़क का ही हिस्सा बन गया हूं, जैसे ये होटल, ये चाय और ये रातें कभी खत्म नहीं होती। सूरज ने आखिरी घूंट लिया और खाली प्याला टेबल पर रखते हुए खड़ा हो गया। बाबा, चाय तो शानदार थी, लेकिन अब मुझे निकलना होगा। सुबह से पहले माल पहुंचाना है। बाबा धीरे से आगे बढ़े और बोले, अभी मत जाइए बाबूजी, कुछ देर और रुक जाइए। रास्ते में रात बहुत गहरी है और इस वक्त कुछ भी हो सकता है। सूरज ने हल्की हंसी में बात टाल दी। बाबा, अब डराओ मत, मैं रोज ऐसे ही सफर करता हूं। बाबा फिर बोले, डराना मेरा काम नहीं है, समझाना है। इस सड़क पर कुछ चीजें समय से परे हैं। सूरज अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जाते जाते कहा, ठीक है बाबा, अगर फिर कभी आया तो आपकी बात पूरी सुनूंगा। और वो बाहर निकल गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। इंजन की आवाज फिर उसी वीराने में गूंज रही थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सूरज ने यूं ही एक नजर रियर व्यू मिरर में डाली और उसकी आंखें सख्त हो गईं। पीछे होटल नहीं था, न वो टीन की छत, न बल्ब की पीली रोशनी, न वो बाबा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सूरज ने ट्रक रोका, हैंड ब्रेक लगाया और बाहर उतरकर पीछे की ओर देखने लगा। क्या मैं बहुत आगे आ गया? या वो होटल ही नहीं था। उसने चारों ओर नजर घुमाई, सिर्फ घना जंगल, अंधेरा और एक वीरान सड़क। उसने फोन निकाला। घड़ी में समय था
11 बज कम 59 मनी है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी थी, जैसे कोई इंटरफेरेंस हो रहा हो। तभी एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उस हवा के साथ उसे किसी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। कहा था ना, रुक जाओ। सूरज ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उसके जहन में उतर चुका था। उसने फौरन ट्रक स्टार्ट किया और रास्ते पर दौड़ा दिया, लेकिन एक सवाल उसकी धड़कनों के साथ चल रहा था। क्या वो होटल असली था? या वो बाबा किसी और दुनिया का प्राणी था? सूरज उस रात राजमार्ग 45 पर था, एक ऐसी सड़क जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। ये कोई आम हाईवे नहीं था, ये वो रास्ता था जहां वक्त भी रुक जाया करता था। लोग कहते हैं राजमार्ग 45 की शुरुआत तो है, मगर इसकी कोई तय मंजिल नहीं। यहाँ कई गाड़ियां आईं, मगर लौटकर कभी किसी ने उनकी खबर नहीं दी। दिन में भी लोग इस रास्ते से बचते थे, और रात में तो जैसे पूरा रास्ता किसी खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता था। मगर सूरज वो किसी और मिट्टी का बना था। उसे डर नहीं लगता था, शायद इसलिए कि उसकी जिंदगी में डर से भी ज्यादा स्याह अंधेरे थे। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। सड़क के दोनों ओर घने और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े थे, ऐसे झुके हुए मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से मोड़ा हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी जो हड्डियों में उतरती जा रही थी। सूरज के ट्रक की हेडलाइट्स जिस हिस्से को छूती थी, बस वही दिखाई देता था। बाकी सब कुछ घुप काला, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर ओढ़ा दी हो। थोड़ी तसल्ली के लिए सूरज ने ट्रक का रेडियो ऑन किया, लेकिन वहां से कोई गाना नहीं, बल्कि सिर्फ एक सरसराती फुसफुसाहट आ रही थी, ऐसे जैसे कोई औरत किसी दूसरी दुनिया से उसके कान में कुछ बड़बड़ा रही हो। धीरे धीरे, डरावनी भाषा में, सूरज ने झल्लाकर रेडियो बंद किया और बीड़ी सुलगा ली। जैसे ही उसने धुएं का पहला कश खींचा, उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक जले हुए साइन बोर्ड पर पड़ी। ट्रक की रोशनी उसने उधर मोड़ी, लेकिन बोर्ड पर जो भी लिखा था वो जैसे वक्त के साथ जलकर राख हो गया था। बस कुछ अध जले शब्द और एक धुंधली सी आकृति जो बोर्ड के कोने में खून से बनी हुई लग रही थी। सूरज कुछ पल उस अध जले साइन बोर्ड को देखता रहा और ट्रक को दोबारा रफ्तार दे दी। रात के ठीक 1:45 बज रहे थे। ठंड अब हड्डियों में उतरने लगी थी। सूरज ने जैकेट की जिप ऊपर तक चढ़ाई और ट्रक की खिड़की थोड़ी बंद कर दी। सड़क वीरान थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस ट्रक की इंजन की घड़घड़ाहट और उस पर छाई एक अजीब सी अनकही खामोशी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि दिल के भीतर तक उतरती है, जैसे कोई साया पास आकर फूंक मार गया हो। तभी अचानक फॉग लाइट्स के धुंधलके में कोई आकृति उभरी। सूरज की आंखें चौकन्नी हो गईं। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, एक इंसान, बिल्कुल स्थिर, पीठ ट्रक की ओर, मानो किसी मूर्ति की तरह जड़। उसका पहनावा पुराना, मैले कुचैले कपड़े जो जमाने से धुले न लगे, बाल बेतरतीब, जैसे महीनों से उसने आईना नहीं देखा। सूरज ने फौरन हॉर्न बजाया, ओ भैया, हटो सामने से। कोई हरकत नहीं। अबे सुन तो, हट सामने से। लेकिन ना वो इंसान हिला, ना उसने पलट कर देखा। वो बस यूं ही खड़ा रहा। सूरज को गुस्सा आया। उसने झल्लाकर गियर डाउन किया और ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक रुक गया। हेडलाइट अब सीधा उस अजनबी पर पड़ी और उस एक पल में वो आदमी गायब हो चुका था। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई, ना ही पैरों के निशान। सूरज की सांसें एक पल को थम गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी तो वो यहीं था। उसने शीशा नीचे किया और गर्दन बाहर निकाली। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। उसने कांपते हाथों से बीड़ी निकाली, माचिस जलाई, पर उंगलियां हल्की सी थरथरा रही थीं। एक कश लिया और मन ही मन खुद को संभालने लगा। चल सूरज, तू नया नहीं है इस रास्ते पर। ये सब थकान का असर है। मत घबरा, मत घबरा। वो खुद को तसल्ली दे रहा था,
पर ट्रक के शीशे पर जमी नमी में एक धुंधली हथेली की छाप अचानक उभर आई। और इस बार रेडियो से कोई सरसराहट नहीं, बल्कि एक धीमी और खौफनाक औरत की आवाज आने लगी। सूरज, सूरज, तू क्यों भाग रहा है? तेरी मंजिल यहीं है। अब रास्ता नहीं, बस अंजाम है। सूरज का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक अब 80 की रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन सामने का दृश्य वही दोहराव, वही जलता हुआ साइन बोर्ड, वही झुके हुए पेड़, वही डरावना मोड़। उसने चीखते हुए रेडियो को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रेडियो अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जा रहा था और उस आवाज का टोन अब गूंजने लगा था। सूरज, तेरी मौत तेरे पीछे नहीं, तेरे ट्रक में बैठी है। सूरज ने घबराकर पीछे देखा और एक पल को उसकी चीख गले में अटक गई। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल उलझे हुए, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें सीधी सूरज को देख रही थी। सूरज की चीख इस बार बाहर निकल ही गई। कौन है तू? उतर जा मेरे ट्रक से। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग लॉक हो गया था। ट्रक अपनी रफ्तार में उस भूतिया लूप में खुद ब खुद दौड़ता जा रहा था। और अब ट्रक के शीशे के बाहर भी पेड़ों के बीच वही औरत दिखने लगी थी। हर बार एक नई जगह, मगर उसी रूप में, जैसे वो सैकड़ों बार एक ही जगह पर मौजूद हो। अब सूरज को समझ आ चुका था, वो ट्रक अकेला नहीं दौड़ रहा था। कोई था जो उसे साथ ले जा रहा था, और शायद ये उसका आखिरी सफर था। और तभी ट्रक के भीतर एक टूटी फूटी भयानक आवाज गूंजी। सूरज, तुम यहां से नहीं बच सकते। सूरज के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। तभी सड़क पर अचानक सामने एक परछाई उभरी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत जो बिना हिले डुले खड़ी थी। रात के करीब 2 बजे का सन्नाटा और भी भारी लगने लगा। सूरज की धड़कनें अब किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। वो लगातार सड़क की तरफ देख रहा था, पर अब उसे समझ आने लगा था कि वो किसी अजीब और खौफनाक जाल में फंस चुका है। हर बार जब वो ट्रक आगे बढ़ाता, तो वही पुराने साइन बोर्ड, वही टेढ़े मेढ़े दरख्त और वही वीरान सन्नाटा बार बार सामने आ जाता, जैसे कोई उसे बार बार एक ही मंजर में लौटा रहा हो। वो एक अंतहीन चक्र में कैद हो गया था। उसकी बीड़ी कब खत्म हुई, उसे पता ही नहीं चला। अब डर और गुस्से की मिली जुली आग उसके सीने में भड़कने लगी थी। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन ट्रक का इंजन अब गड़गड़ाने लगा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। सूरज डटा रहा, हिम्मत जुटाकर ट्रक और तेज भगाया, लेकिन तभी सड़क के ठीक बीचों बीच वही औरत फिर से खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, एकदम स्थिर। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आई हों। इस बार सूरज की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। उस औरत के बाल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे महीनों से संवारे ना गए हों। सिर थोड़ा झुका हुआ, चेहरा घना अंधेरा समेटे हुए, मानो रात खुद उसकी झलक से डर रही हो। ठंडी हवा की सरसराहट और वीरान सड़क के बीच वो औरत किसी भूतिया प्रतिमा की तरह एक ही जगह पर जमी खड़ी थी। सूरज की आंखें जैसे वहीं जम गईं। उसने झट से घबराकर हॉर्न बजाया, भाई, भाई, कोई हलचल नहीं। फिर उसने और जोर से हॉर्न बजाया, भाई, 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 पर वो औरत हिली तक नहीं। अब सूरज के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसका गला सूखने लगा, जैसे किसी ने अंदर से सारा पानी निचोड़ लिया हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। शायद कोई पागल होगी या फिर किसी गांव की रास्ता भटक गई होगी, लेकिन दिल की धड़कनें अब जैसे ट्रक के इंजन से भी तेज सुनाई देने लगी थीं। सूरज ने ट्रक को धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ाना शुरू किया, बहुत धीमे, बहुत सतर्क,
जैसे किसी अज्ञात खतरे की ओर खींचा चला जा रहा हो। और जितना वो करीब आता गया, उतनी ही उसकी रूह कांपती गई। वो औरत अब साफ नजर आ रही थी। सफेद साड़ी, झुका सिर, बिखरे बाल और एक खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। अब वो औरत हेडलाइट्स की रोशनी में पूरी तरह साफ दिखने लगी थी। उसकी सफेद साड़ी का निचला सिरा हवा में लहराने के बजाय एकदम स्थिर था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन से चिपका रखा हो। और फिर सूरज की नजर नीचे गई। उस औरत के पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। वो हवा में तैर रही थी। सूरज की सांस वहीं अटक गई। ये क्या बला है? वो बुरी तरह बड़बड़ा उठा। दिल अब ऐसे धड़कने लगा था मानो सीने से बाहर आ जाएगा। पर जाने कैसे उसने खुद को काबू में रखा और ट्रक को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब औरत और उसके बीच बस चंद फीट का फासला बचा था। लेकिन तभी उस औरत का सिर धीरे धीरे उठने लगा, जैसे कोई पुराना दरवाजा कर कर की आवाज करते हुए खुल रहा हो। सूरज की आंखें फैलती चली गईं। वो जैसे पथरा गया था। अब वो चेहरा दिखाई देने वाला था। वो चेहरा जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। सूरज की आंखें डर से और भी चौड़ी हो गईं। उसने हेडलाइट्स की रोशनी में उस औरत का चेहरा देखा और 1000 वोल्ट का झटका उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया। वो चेहरा सड़ा गला, जगह जगह से मांस झूलता हुआ, आंखें अपनी कोठरी से बाहर झांकती हुई, सूनी पर खौफ से भरी। होठ बुरी तरह फटे हुए थे, जिससे अंदर की काली गल चुकी त्वचा साफ नजर आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की आत्मा को छील कर रख दे। सूरज को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। उसने चीखते हुए एक्सीलरेटर पर पूरा जोर दे दिया और ट्रक उस औरत की ओर भगा दिया। मर जा चुड़ैल, वो बेतहाशा चिल्लाया। लेकिन जैसे ही ट्रक उस जगह से गुजरा, वो औरत गायब हो गई। सूरज ने फौरन रियर व्यू मिरर में देखा और सन्न रह गया। वो औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह, उसी मुस्कान के साथ। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। उसका खून जैसे जमने लगा। उसने ट्रक को और तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी डाम! ट्रक की छत पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने पूरी ताकत से हाथ मारा हो। सूरज का दिल जोर से उछला। उसने कांपते हाथों से शीशे की ओर देखा। सूरज ने साफ महसूस किया, अब कोई ट्रक की छत पर चढ़ चुका था। उसके सिर से पसीने की मोटी मोटी बूंदें टपक रही थीं। स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां इतनी कस गई थीं कि नाखूनों ने चमड़ी को चीरना शुरू कर दिया था। दिल अब बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रहा था, लेकिन सूरज किसी तरह ट्रक भगाए जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो, जैसे हवा उल्टी दिशा में बह रही हो, जैसे सड़क तभी खत्म ही ना हो। और ट्रक की छत पर धड़प धड़प, ठक 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 ठक, अब वहां किसी के चलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, कभी धीरे, कभी तेज, जैसे कोई ट्रक की लंबाई नाप रहा हो। सूरज ने अब सांस रोक ली थी। वो हर सेकंड बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह ये सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी छत पर कुछ भारी सा घिसटता हुआ चला और सूरज को महसूस हुआ वो चीज अब ठीक उसके सिर के ऊपर है। एक खौफनाक फुसफुसाहट ट्रक के अंदर गूंज उठी। सूरज, अब तेरा रास्ता यहीं खत्म होता है। अब सूरज में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। हर तंतु, हर नस डर के बोझ तले कांप रही थी। और तभी ट्रक का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। "ज्ज, ज्ज।" एक अजीब टूटी फूटी सरसराहट ट्रक के कैबिन में गूंज उठी, जैसे किसी ने फटे पुराने रेडियो से कब्र के नीचे की आवाजें जोड़ दी हो। सूरज की नजर झट से रेडियो पर गई। मैंने तो इसे बंद किया था, फिर यह खुद से कैसे चालू हो गया? उसका दिल अब गले तक आ गया था। सरसराहट धीरे धीरे किसी अस्पष्ट फुसफुसाहट में बदलने लगी। शब्द अब उभरने लगे थे। सूरज, रुको मत, आगे बढ़ो। सूरज का कलेजा मुंह को आ गया।
ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये कोई और थी, गहरी गूंजती हुई, जैसे किसी कुएं से निकली हो, जैसे कोई नजदीक से नहीं, दूसरी दुनिया से बोल रहा हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन रेडियो से अब बस वही सरसराहट आ रही थी। जी, जी। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ डर, गहरा, घातक और निगलता हुआ डर। फिर अचानक रेडियो में एक भयानक नफरत भरी हंसी गूंज उठी। बच नहीं पाओगे रघु। सूरज के हाथ से एक बार फिर स्टीयरिंग फिसलते फिसलते बचा। उसकी उंगलियां कांप रही थी और दिल जैसे अब भी किसी धागे से लटका हुआ था। रेडियो की आवाज अब और भी गहरी, गूंजती हुई और रूह कंपा देने वाली हो चुकी थी। और फिर अचानक वो आवाज बदल गई। अब उसमें एक बच्चे की चीखती डरी हुई आवाज गूंजी। अंकल, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे जला देंगे। सूरज का बदन एकदम बर्फ हो गया। सांस जैसे छाती में कहीं अटक गई थी। ये कैसा मजाक है? उसने गुस्से और डर के मिले जुले झटके से रेडियो की ओर हाथ बढ़ाया और बटन को पूरी ताकत से दबाया। लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ, बल्कि उसकी आवाज और भी तीखी और ऊंची हो गई। अब उसमें एक औरत की कराहती हुई टूटी आवाज आने लगी। रघु, तुम यहां नहीं। उसकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि जैसे वो किसी आग में जलती आत्मा की पुकार हो। सूरज अब बुरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। और तभी रेडियो की आवाज एक बार फिर बदल गई। उसमें कई आवाजें एक साथ बोल रही थी, चीखती, गूंजती, फुसफुसाती। सूरज, सूरज, सूरज। जैसे पूरी रात अब उसी का नाम ले रही हो। और सूरज समझ गया, वो इस रास्ते से यूं ही नहीं गुजर रहा था, वो चुना गया था। तुम यहां नहीं बच सकते, ये सड़क तुम्हारी कब्र बन जाएगी। रेडियो में वो आवाज अब ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने नरक के दरवाजे खोल दिए हो। सूरज ने घबराकर वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, लेकिन बटन जाम हो चुका था। उसकी उंगलियां उस बटन पर जोर देती रहीं, लेकिन आवाज बढ़ती ही जा रही थी, और तेज और डरावनी। तभी चक चक चक, ट्रक की छत से किसी चीज के नाखून रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई वहां ऊपर बैठा हो और अपने लंबे लोहे जैसे नाखूनों से छत को धीरे धीरे खुरच रहा हो। सूरज की हालत अब पागलों जैसी हो चुकी थी। डर उसके होश खा गया था। उसने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक अब 120 की रफ्तार से दौड़ पड़ा। हवा को चीरते हुए इंजन चीख रहा था, लेकिन रेडियो की आवाज अब भी उतनी ही तेज गूंज रही थी, जैसे ट्रक के अंदर कोई और दुनिया बोल रही हो। और फिर अचानक रेडियो में एक साथ कई चीखें गूंज उठीं, मृत आत्माओं की सामूहिक चीखें। छोड़ दो हमें, जल गए हम, बस करो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सैकड़ों आत्माओं का तांडव बजा रहा हो। ट्रक के अंदर का माहौल अब नर्क से कम नहीं था। रस के कान फटने लगे थे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उस क्षण उसने पहली बार सोचा, क्या ये मेरी आखिरी रात है? बचाओ, हमें यहां से निकालो। सूरज, अब तुम्हारी बारी है। रेडियो में गूंजती इन आत्माओं की चीत्कारों ने सूरज को पूरी तरह झकझोर दिया। वो अब डर और गुस्से के बीच झूल रहा था, जीवन और मृत्यु के ठीक बीच। बस कर हरामखोर! वो बुरी तरह चिल्लाया और पूरी ताकत से रेडियो को झटका दे मारा। फिर उसी गुस्से में उसने डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मारा और रेडियो अचानक बंद हो गया। पूरी ट्रक में एकदम सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट थी और सूरज की टूटी फूटी हाफती हुई सांसें। वो कांपते हुए शीशे में झांका, पीछे कुछ नहीं था, ना वो औरत, ना कोई परछाई, ना कोई आवाज। उसने पहली बार सोचा, शायद मैं बच गया। लेकिन तभी क्लिक, रेडियो एक बार फिर अपने आप चालू हो गया।
इस बार उसमें से बस 3 शब्द निकले, पीछे मत देखो। सूरज की सांस वहीं अटक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। अब वो जानता था कुछ पीछे है, बहुत पास है, और वो सिर्फ उसी के लिए आया है। सूरज के भीतर एक जबरदस्त जंग छिड़ गई थी। डर कहता था मत देखो, पर दिमाग, उस पर हावी हो चुका जिज्ञासु दिमाग, बस देखना चाहता था। उसने झट से शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, जैसे किसी ने बर्फ में डुबोकर उन्हें वहीं ठोक दिया हो। और फिर उसने अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी बर्फ जैसी सांसें महसूस की, एकदम नजदीक, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो, इतना पास कि अगर वो बोले तो सूरज की पीठ कांप उठे। कोई ट्रक के अंदर था। सूरज का पूरा शरीर अब बेजान लकड़ी की तरह महसूस हो रहा था। उंगलियां स्टीयरिंग से चिपकी हुई थी, जैसे किसी ने उनमें से जान निचोड़ ली हो। उसका दिमाग अब बस उसी रेडियो के शब्दों पर अटका था, पीछे मत देखो। लेकिन इंसानी दिमाग बड़ा अजीब होता है। जिसे मना किया जाए वही करने की तलब और तेज हो जाती है। और सूरज धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ने लगा। हर हड्डी चीखती हुई सी महसूस हो रही थी, लेकिन अब रोकना मुमकिन नहीं था। वो जानना चाहता था क्या खड़ा है उसके पीछे, या कौन खड़ा है, या क्या अब वो जिंदा भी है। सूरज के हाथ पसीने से लथपथ हो चुके थे। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी, लेकिन डर का शिकंजा अब और कसता जा रहा था। उसकी गर्दन पर ठंडी बर्फीली सांसें, इतनी करीब कि लगा जैसे कोई बस फूंक मारते ही उसकी रूह छीन लेगा। दिल अब किसी हथौड़े की तरह छाती से टकरा रहा था, और जैसे ही उसने शीशे में पीछे देखने के लिए गर्दन घुमाई, धड़ाम, ट्रक एक झटके से बुरी तरह कांप गया, जैसे किसी अदृश्य राक्षस ने पीछे से धक्का मारा हो। सूरज की आंखें फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक अब पहले जैसा नहीं था। कुछ तो था, कुछ बहुत भारी। ट्रक की रफ्तार जो अभी तक 100 से ऊपर जा रही थी, अब धीरे धीरे गिरने लगी। 100, 80, 60। सूरज की सांसें टूट रही थी। क्या बला है ये? उसका डर अब पागलपन की हदें छूने लगा था। ट्रक ऐसा धीमा हो रहा था जैसे कोई भीमकाय चीज पीछे से उसे जकड़कर रोक रही हो। और तभी करक, डैशबोर्ड की सारी लाइट्स एक साथ झिलमिलाने लगी। स्पीडोमीटर की सुई पागलों की तरह 0 और 120 के बीच झूलने लगी। फ्यूल मीटर कभी फुल कभी खाली दिखा रहा था, जैसे ट्रक खुद जान गया हो कि अब उसका अंत करीब है। इंजन से अब अजीब घसीटती हुई आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से उसे जकड़ रखा हो। और फिर सूरज की नजर साइड मिरर पर पड़ी। जो उसने वहां देखा, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। ट्रक की छत पर सैकड़ों अधजले काले सड़े हुए हाथ चिपके हुए थे। कुछ की उंगलियां कटी हुई थी, कुछ मुड़ी हुई टेढ़ी मेरी, और कुछ के नाखून इतने लंबे थे कि वे अब ट्रक की बॉडी में धंसने लगे थे। सूरज को अब साफ महसूस हो रहा था, यह सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी। यहां तो पूरी की पूरी मृत आत्माओं की भीड़ थी जो उसके ट्रक पर सवार हो चुकी थी। वजन अब असहनीय हो गया था, और ट्रक अब एक चलती हुई कब्र बन चुका था। काला गाढ़ा तरल रिस रहा था, जैसे किसी सड़ी हुई लाश से टपकता हुआ जहर। वो औरत उल्टी लटकी हुई थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही ना हो। उसका चेहरा सूरज के ठीक सामने, बस कांच की एक पतली परत के उस पार, और उसकी आंखें सफेद, खाली, मौत जैसी शांत, लेकिन घूरती हुई। सूरज के भीतर कुछ जैसे टूट गया। वो न चीख पा रहा था, न सांस ले पा रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, और गला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। ट्रक अब पूरी तरह बंद हो चुका था। इंजन की आवाज गायब थी, रेडियो बंद, हवा रुकी हुई,
सिर्फ एक घुटता हुआ सन्नाटा और मौत की मौजूदगी। और उस सन्नाटे में वो औरत उल्टी लटकी रही, धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ती हुई, जैसे उसकी हड्डियां अब भी आवाज के साथ मुड़ रही हों। खटक खटक खटक। फिर उसके होठ हिले, लेकिन आवाज कांच के पार नहीं आई। सिर्फ एक खौफनाक अस्फुट फुसफुसाहट, जैसे मौत उसे नाम लेकर बुला रही हो। सूरज अब बस एक चीज सोच पा रहा था, दरवाजा खोल और भाग। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी पकड़ी, पर तभी धड़ाम, कांच के ऊपर उस औरत ने दोनों हाथों से इतनी जोर से वार किया कि शीशा दरारों से भर गया। सूरज चीख भी नहीं सका, बस पसीने में नहाया हुआ उसके जीवन की आखिरी हिम्मत को समेटे वो अब फैसला लेने के करीब था, भागना या खत्म हो जाना। और उसके होठों से काले गाढ़े खून की धारें लगातार टपक रही थीं, सूरज को सीधे घूरते हुए। उसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे वो मरकर भी जिंदा हो या जिंदा होकर भी मर चुकी हो। सूरज के हलक से एक भयानक चीख निकलने ही वाली थी कि धड़ाम, ट्रक अचानक इतनी जोर से झटका खा गया कि सूरज लगभग स्टीयरिंग से टकरा गया। उसका सिर चकरा गया, आंखों के आगे सब कुछ काला पड़ने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। सांसें उखड़ चुकी थीं। अब ट्रक पूरी तरह बंद हो चुका था, ना इंजन की कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस चारों ओर घना मौत सा सन्नाटा, इतना गहरा कि सूरज को अपनी ही सांसों की गूंज सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई गुफा के अंदर खड़ा हो और हर सांस एक डरावना प्रतिबिंब छोड़ रही हो। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसने कांपती हिम्मत के साथ शीशे से बाहर झांका और उसकी रूह कांप गई। सड़क के दोनों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और उस कोहरे में कुछ हिलती हुई परछाइयां नजर आ रही थीं। वे परछाइयां इंसानों जैसी थीं, पर इंसान नहीं लग रही थीं। उनके सिर झुके हुए थे, चालें अजीब थीं, जैसे कोई उन्हें जमीन से खींच रहा हो, या जैसे वे अपने पैरों पर नहीं, किसी और के इशारे पर चल रही हों। सूरज की धड़कनें अब इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। उसने घबराकर अपनी आंखें मसलकर फिर देखा। परछाइयां और पास आ गई थीं और अब वे सीधी ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, धीरे धीरे, संगठित नहीं, बिखरी हुई, जैसे मौत की अलग अलग शक्लें एक साथ उसके पास चली आ रही हों। कोई लंगड़ा कर चल रहा था, कोई जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था, और किसी का सिर पूरी तरह एक ओर झुका हुआ था, मानो गर्दन की हड्डी टूटकर लटक गई हो। सूरज ने हड़बड़ाकर ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्न भी खामोश था। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। और फिर थप थप थप, ट्रक के चारों ओर किसी के घूमने की आवाजें गूंजने लगीं। घसीटती हुई चालें, बेमेल कदम, भारी सन्नाटा। सूरज ने डर के मारे सांसें रोक ली, और तभी ट्रक के सामने वाले शीशे पर धीरे धीरे किसी की उंगलियों के निशान उभरने लगे। कंपकंपाती ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां, जो अब शीशे पर कुछ लिख रही थीं। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। धुंध में लिखा गया एक शब्द, बचाओ। उसके भीतर कुछ फट गया। ये कौन है? ये परछाइयां कहां से आईं? क्या मैं मरने वाला हूं? सवालों ने सूरज को घेर लिया। तभी एक परछाई अचानक बहुत करीब आ गई, इतनी कि उसका चेहरा शीशे से सिर्फ 1 इंच दूर था। सूरज ने ध्यान से देखा और उसकी रूह कांप गई। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा गले तक फटा हुआ, आंखों की जगह 2 काले गहराई वाले गड्ढे, और पूरा शरीर जली हुई खाल और छालेदार मांस से ढका हुआ था। फिर उस फटी हुई सड़ी गली खोपड़ी ने धीरे से झुककर अपनी नाक शीशे पर टिका दी। सूरज पत्थर सा हो गया, और फिर उसने अपने गड्ढे नुमा सड़े हुए होठ खोले और एक मर चुकी आत्मा जैसी ठंडी फुसफुसाहट में कहा, तू अब हमारी तरह बन जाएगा।
सूरज। इस बार सूरज के हलक से एक भयानक चीख फूट पड़ी, लेकिन वो अकेला नहीं चीखा। ट्रक के चारों तरफ से एक साथ कई डरावनी धधकती चीखें गूंज उठीं। वो परछाइयां अब और पास आ चुकी थीं। कोई शीशों पर अपने सड़े काले हाथ रगड़ रहा था, तो कोई ट्रक की बॉडी पर तेज लोहे जैसे नाखून खींच रहा था। किच किच ची खर्र। अब ट्रक के चारों ओर था मौत का नाच, रूहों का तांडव, और सूरज उस भयानक अंधेरे की आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं तो इस रास्ते से पहले भी गुजर चुका हूं। सूरज की सांस थम गई। ये वही चौराहा था, वही पेड़, वही मोड़, वही साइन बोर्ड। ये तो वही है जहां से सब शुरू हुआ था। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कसम खाई थी कि कभी उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन अब वो फिर उसी जगह था। एक चक्कर, एक बंद लूप, एक मरा हुआ रास्ता जहां से कोई वापस नहीं लौटता। पीछे से छत पर चलने की सर्र सर्र की आवाज और तेज होती जा रही थी। अब वो छत के बिल्कुल किनारे तक आ गया था। जैसे ही सूरज ने स्टीयरिंग घुमाया, धड़ाम, कुछ भारी चीज ट्रक के बोनट पर आ गिरी। सूरज चीख पड़ा, पर अब चीखने से कुछ नहीं होने वाला था। उसने झट से सामने देखा और ट्रक की हेडलाइट्स में वही औरत दिखाई दी, उल्टी लटकी हुई, बाल बिखरे, चेहरे पर वो वही मुस्कान जो आत्मा तक को पिघला दे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, सभी जल चुके, सड़े गले चेहरे, बिना आंखों वाले गड्ढों से सूरज को घूरते हुए, जैसे कह रहे हों, तू अब कभी इस रास्ते से नहीं निकलेगा। ट्रक की हेडलाइट्स एक पल को फड़फड़ाईं और फिर बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा, बस सूरज के कानों में गूंज रही थी वो डरावनी हंसी। अब तू हमारा हिस्सा है सूरज। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ सन्नाटा और एक बंद पड़ी ट्रक की बॉडी जो राजमार्ग 45 के उसी मोड़ पर अब भी खड़ी है, जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। कहानी खत्म नहीं हुई। राजमार्ग अब भी वहां है। रात 2 बजे के बाद अगर कोई अकेला ट्रक वहां से गुजरे, तो सूरज की तरह वो भी रास्ता भटक सकता है, या शायद उसका इंतजार कर रही परछाइयों का हिस्सा बन जाए। पीछे मत देखो, क्योंकि जो देखोगे वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। वे सब जैसे शीशे के पार से नहीं, सूरज की आत्मा के आर पार देख रहे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सूरज की हर सोच, हर डर को पढ़ सकते थे। उनके सड़े हुए चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे पहले से जानते हों कि अब सूरज भी उनका हिस्सा बनने वाला है। सूरज की सांसें रुक चुकी थीं। उसका दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो किसी पल छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। फिर अचानक ट्रक के शीशे पर एक हाथ उभरा, सड़ा हुआ, झुलसा हुआ, खून से सना, और उसने शीशे पर लिखना शुरू किया, वेलकम बैक। सूरज की आंखें खुली की खुली रह गईं। बैक? वापस? क्या मतलब? उसका दिमाग झन्ना उठा। तभी उसके ट्रक की हेडलाइट्स एक बार फिर फड़फड़ाईं और दूर एक आकृति उस कोहरे के पार खड़ी दिखी। एक परछाई, बिल्कुल इंसानी, शायद वही जो उसे पहले भी दिखी थी। वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, जिसके होठों से काला खून टपकता था, जिसकी आंखों में मौत नहीं, इंतजार था। उसने सूरज की ओर इशारा किया, धीरे से, जैसे कह रही हो, अब समय आ गया है। और तभी चारों दिशाओं से एक साथ भूतिया ट्रकों के हॉर्न गूंजे। एक भयानक, कंपा देने वाला संवेद स्वर, जो सूरज के कान फाड़ देने के लिए काफी था। धड़ाम! सूरज का ट्रक किसी अदृश्य ताकत से हिल उठा। उसका शरीर अपनी जगह से उछल गया और अगले ही पल वही आवाज दोबारा गूंजी, फुसफुसाती हुई, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। सूरज की चीख उसके गले में ही फंस गई। ट्रक के बाहर एक बोर्ड झूल रहा था, चेतावनी, आगे मृत्यु चौराहा है, यहां से कोई वापस नहीं आता। और उस दिन के बाद राजमार्ग 45 पर कोई भी ड्राइवर रात 2 बजे के बाद अकेले ट्रक लेकर नहीं निकलता, क्योंकि अगर आप उस मौत के चौराहे पर पहुंच गए, तो शायद अगली परछाई
आपकी हो। और अगर कभी किसी बंद ट्रक के शीशे पर वेलकम बैक लिखा दिखे तो समझ जाना तुम पहले भी वहां जा चुके हो। वो ट्रक रफ्तार से उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। दोनों ट्रकों के बीच की दूरी तेजी से घट रही थी। 140, 150, 160। सूरज का ट्रक बेकाबू था और सामने से आता ट्रक भी किसी मौत के फरिश्ते की तरह अंधेरे को चीरता चला आ रहा था। सूरज ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कस लिए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें अटक गईं। सामने सिर्फ सफेद रोशनी थी और उसके पीछे अंधकार की एक अनंत खाई। नहीं, नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके ही हलक में दब गई। फिर धड़ाम, दोनों ट्रक टकराने ही वाले थे। बस 1 इंच बाकी था और अचानक समय रुक गया। सब कुछ थम गया। गरगराते इंजन की आवाज, चीखें, हॉर्न, हवा की सनसनाहट, सब चुप। एक भयानक शून्य। सूरज ने पाया कि वो हवा में लटका हुआ है, ना आगे ना पीछे, बस एक खालीपन में फंसा हुआ। फिर एक धीमी, बिल्कुल धीमी सी सरसराहट। अब तू हमारा है सूरज। एक एक कर वे सब परछाइयां ट्रक के भीतर समाने लगीं। सूरज की आंखों में, सूरज की सांसों में, सूरज की आत्मा में। और तभी एक जोरदार झटका लगा। चुप्पी टूटी। सूरज की आंखें खुली। वो अब भी ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन ट्रक कहीं नहीं था। वो एक सुनसान वीराने में बैठा था। चारों ओर जली हुई मिट्टी, राख और एक टूटी हुई सड़क जहां सिर्फ एक बोर्ड टंगा हुआ था, राजमार्ग 45, डेड एंड। सूरज की आंखें सूनी थीं, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो अब वही सूरज नहीं रहा। ट्रक अब कभी नहीं मिला, सूरज भी नहीं। लेकिन उस राजमार्ग से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर अब भी कहते हैं, अगर आप रात 2 बजे उस वीरान मोड़ पर पहुंचें, तो दूर से एक ट्रक दिखता है जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई आदमी बैठा होता है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली होते गए, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो, मौत को भी और उसके पार की दुनिया को भी। और अगर कभी उस ट्रक का शीशा धुंधला दिखे, तो याद रखना कोई फिर से अंदर से लिख रहा है, मत भाग, अब तू हमारा है। तो उसे एक ट्रक आता दिखाई देगा। एक जला भुना सा ट्रक, जिसका बोनट धुआं छोड़ता है, जिसकी हेडलाइट्स खुद ब खुद बुझ जाती हैं और जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक साया बैठा होता है, लाल आंखों वाला। लोगों का कहना है कि अगर कोई उस वक्त उस ट्रक के पास रुक जाए, तो उसे वही आवाज सुनाई देती है, तू मेरी जगह लेगा। और फिर अगली सुबह वो आदमी कभी नहीं मिलता। सिर्फ उसका ट्रक मिलता है, सुनसान सड़क पर, मलबे की हालत में, और उसके भीतर रखा होता है एक अधजला ड्राइविंग लाइसेंस। कहते हैं सूरज अब उस रास्ते का रखवाला बन चुका है। वो अब और किसी की गलती नहीं दोहराने देता। उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई, उस पाप के बोझ में जो 3 साल पहले उसने उस बेकसूर आदमी को कुचल कर किया था। और जब तक कोई और उसकी जगह नहीं लेता, वो हर उस ट्रक ड्राइवर को बुलाता रहेगा जो उस मोड़ से रात के अंधेरे में गुजरने की हिम्मत करेगा। दौत का सफर कभी माफ नहीं करता। काफी बार एक ट्रक की परछाई दिखती है, लेकिन वो ट्रक असली नहीं होता, वो एक भूतिया ट्रक होता। अब सवाल ये है, क्या तुम उस सड़क से गुजरने की हिम्मत करोगे? अगर कभी तुम्हें किसी ट्रक के शीशों में लाल आंखों वाला ड्राइवर दिखे, तो भूल कर भी उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि जो उसकी आंखों में एक बार देख लेता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे।